हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल शुरू करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो अध्याय 12 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो हो जाएगा। इसमें हम प्रमुख क्या फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो जानेंगे और इस अध्याय में कौन से जो क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 12 में हम व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसके पहले हमने जो अध्याय 10 पढ़े हैं उसमें भी हमने व्रत के बारे में पढ़े हैं। तो एक बार और मैं व्रत के बारे में आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक व्रत बना रहा हूँ, तो मान लीजिए हमने इस तरह से एक व्रत बनाया है। ये जो है ये व्रत का केंद्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको केंद्र नाम दे रहे हैं। केंद्र से परिधि, इसको हम परिधि बोलेंगे। परिधि में कहीं पर भी यदि हम एक बिंदु लेते हैं और केंद्र से परिधि को यदि हम मिला देते हैं तो इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। और यदि हम यहाँ तो अभी हमने केंद्र से इसको मिलाया है तो ये तो देख सकते हैं ये आधी लाइन है। यदि हम इसको पूरी लाइन मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं व्यास। तो अभी हम इसको पूरी लाइन मिला दे रहे हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये हो जाएगा इसका व्यास। तो आधी लाइन को त्रिज्या बोलते हैं, पूरी लाइन को व्यास बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज अब इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है वो है जीवा और चाप। जैसे यहाँ पे मैंने केंद्र से होकर खींचा है तो ये है व्यास। तो यहाँ से अब हम और कहीं से खींच ले रहे हैं। जैसे हमने ये जितने भी लाइन इस तरह से खींचेंगे तो इसको हम जीवा बोलेंगे। तो ये वाली जो लाइन हो गई जीवा, जो केंद्र से होकर जा रही है उसे भी हम जीवा बोलेंगे। तो ये जीवा और इस तरफ का जो ये है ये चाप होगा। जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे वृत्तखंड। और यहाँ पर देखेंगे दो त्रिज्या है, यहाँ पे ये वाली भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। दो त्रिज्या और ये चाप, दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर हम पहले वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को और अच्छे से समझ ले रहे हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वृत्तखंड बनाया है। यहाँ पे एक वृत्त में एक हमने जीवा खींचे हैं और यहाँ से यहाँ तक का ये एक चाप हो गया। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दूसरा चाप हो गया। तो वृत्तखंड क्या होगा, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड भी दो टाइप के होंगे, देख सकते हैं ये जीवा हो गया, जीवा का ये बड़ा वाला जो चाप हो गया। जीवा और चाप के बीच का जो बड़ा क्षेत्र हो जाएगा उसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और जीवा और जो लघु चाप है उसके बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा उसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। इसी तरह से त्रिज्यखंड, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्यखंड क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने दो त्रिज्या बनाए हैं, एक व्रत है उसमें दो त्रिज्या बनाए हैं तो उसमें भी दो तरह से चाप होंगे, एक दीर्घ चाप होगा और एक लघु चाप होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें दो खंड हो जाएंगे, ये ऊपर वाला जो चाप है और दो त्रिज्या। तो दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। वैसे ही दो त्रिज्या और ये जो लघु चाप है इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इन दोनों की परिभाषा जो है खालिस्तान में पूछता है, तो एक बार मैं इनकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो वृत्तखंड की परिभाषा हो जाएगी जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र, और इधर पे त्रिज्यखंड की परिभाषा हो जाएगी दो त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र। ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है और ये दोनों एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अब हम इनके क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले व्रत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे ये व्रत का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जब व्रत की परिधि निकालना हो तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये दोनों फॉर्मूलों में कंफ्यूज होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। इसी के आगे हमें प्रश्नावली हल करना है, तो वो आप लोगों को जब तक ये दो याद नहीं होंगे तो आगे के फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब तीसरा फॉर्मूला हम यहाँ लगा ले रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा के बटे 360 और पाई आर का वर्ग। ये क्षेत्रफल आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसके बाद आता है चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड में जितना भी चाप आएगा उसकी लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला है थीटा के बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो यहाँ पे चाप की जो लंबाई है वो परिधि से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर आया है, देख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे तरह से याद रखना है। इसके बाद हम
व्रत का चतुर्थांश पढ़ेंगे। अब चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश की परिभाषा होती है व्रत का चौथा भाग। जैसे हमने एक व्रत है उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करे तो उसको हम चतुर्थांश बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, चतुर्थांश में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, ये हमें याद रखना है। तो जो चतुर्थांश होगा इसमें देख सकते हैं ये 2 त्रिज्या है और ये चाप है। 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको त्रिज्यखंड ही बोलते हैं। तो व्रत का जो चतुर्थांश होगा उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा और कोण हमेशा रहेगा 90 अंश का। तो यहाँ पर हमेशा कोण जो थीटा बराबर रहेगा 90 अंश का रहेगा, ये हमें याद रखना है। तो जो जब भी चतुर्थांश आए तो वहाँ पे त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल लगाना है और कोण में 90 अंश लगाना है, ये हमें पे याद रखना है। इसके बाद हमें और भी जो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे एक वर्ग का फॉर्मूला लगाना है। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम वर्ग के क्षेत्रफल में लगा सकते हैं। इस तरह से एक वर्ग है तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसमें हमेशा तीनों कोण 60-60 अंश के रहेंगे। तो यहाँ पर हम कोण भी याद रख ले रहे हैं, थीटा बराबर इसमें लगाना है 60 अंश का कोण और ये सूत्र रहेगा कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग। यहाँ पर कर्णी 3 का भी मान होता है जो हर क्वेश्चन में दिया रहेगा और कर्णी 3 का मान यहाँ होता है 1.73205 और पाई का जो मान होता है 22/7 रखना है या तो फिर 3.14 रखना है। तो इतनी चीज हमें इस अध्याय में पढ़ना है। अब हम प्रश्नावली से आईएमपी क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जाता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से चौथा क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 12.2 में से आप पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे, जिसमें से तीसरा जो क्वेश्चन है ये अधिकतर एग्जाम में आता है। और यहाँ से आप लोग सिर्फ 6वां और 8वां क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन आप इसमें से तैयार करेंगे। और इस तरफ में सिर्फ जो जो सही विकल्प वाला 14 वाला जो नंबर का है इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसके बाद जो उदाहरण 5 है जो पेज नंबर 256 में दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में आता है। इसके बाद हम प्रश्नावली में सीधे दूसरा और तीसरा प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 इनको तैयार करेंगे और प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है प्रश्न नंबर 7 ये 5 और 7 ये 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। और इस तरफ से जो प्रश्न नंबर 12 और यहाँ से प्रश्न नंबर 14 12 और 14 इतने क्वेश्चनों को आप इस अध्याय से तैयार करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।